आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होगा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी को देखकर आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी की। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो देखी होनी चाहिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, जिसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में नहीं पता, उनके प्राइस और डिमांड रिलेशन के बारे में नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप जाके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो देखिए। उसके बाद ही आपको ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो अगर बात करें हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की होता क्या है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डिमांड फॉर वन गुड में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो देखो यहाँ पर होगा क्या है, यहाँ पर दो गुड्स की बात होती है। जब भी हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा दो कमोडिटी का कंपैरिजन होता है। अगर दो गुड्स की बात है तभी क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हमें दोनों को आपस में कंपेयर करना है, दोनों को आपस में रिलेट करना है। नाम ही क्रॉस इलास्टिसिटी है, तो दोनों में क्रॉस कनेक्शन होना चाहिए। एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में क्रॉस कनेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा दो गुड्स की बात होती है, और एक गुड की डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। मतलब किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आएगा, जिसकी वजह से दूसरे गुड की डिमांड में चेंज आएगा। तो एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को तभी अफेक्ट कर सकता है जब दोनों में आपस में कोई रिलेशन है। अगर दोनों गुड्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट क्यों कर रहा है? जब आपस में रिलेशन होगा तभी तो अफेक्ट करेगा। और वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड का। मतलब हम ऐसे टाइप के गुड्स को इकोनॉमिक्स के अंदर किस नाम से जानते हैं? रिलेटेड गुड्स के नाम से। और रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये गुड्स जो होते हैं ये रिलेटेड गुड्स होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, किसी एक गुड की डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से पहले गुड्स की डिमांड में चेंज आता है। तो ये चेंज तभी आ सकता है जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। और वो रिलेशन क्या होता है? दीज गुड्स में बी आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों को मिलाकर एक वर्ड में बोले तो क्या होगा? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के ही दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं पहले भी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर। तो इन द अदर वर्ड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये वही बात कहता है जो प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ने कहा था। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक प्रोडक्ट के डिमांड की रिस्पांसिवनेस बताता है कि आखिर डिमांड के अंदर कितनी रिस्पांसिवनेस है, डिमांड हमारी कितनी सेंसिटिव है। अगर हमारी दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी पहली गुड की डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड करती है, आखिर उसके अंदर कितना रिस्पांसिवनेस देखा जाएगा। तो उसी डिमांड की रिस्पांसिवनेस को मेजर करता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला भी वही है, सेम जैसा प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के अंदर था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पर दो गुड्स हैं और एक के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आता है। तो यहाँ पर कमोडिटी वाई के प्राइस में चेंज आएगा, जिसकी वजह से कमोडिटी एक्स की डिमांड चेंज होगी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। यानी वाई के प्राइस में चेंज आने की वजह से एक्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैंने आपको पहले भी प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में इसको सॉल्व करना सिखा रखा है, एक बार और बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये सॉल्व किस तरीके से होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कैसे निकलता है? हमारा न्यू डिमांड ऑफ एक्स माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ एक्स अपॉन में ओल्ड डिमांड ऑफ एक्स। न्यू डिमांड ऑफ एक्स माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स। चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स को हम डेल्टा 2x लिख सकते हैं। और अगर बात करूं ओल्ड डिमांड ऑफ एक्स की, ओल्ड डिमांड ऑफ एक्स मतलब हो गया हमारा ओरिजिनल डिमांड ऑफ एक्स। ओरिजिनल डिमांड ऑफ एक्स को हम कह सकते हैं QX। इसके पूरा अपॉन में करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कैसे सॉल्व होता है? न्यू प्राइस ऑफ वाई माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ वाई अपॉन में ओल्ड प्राइस ऑफ वाई। तो न्यू प्राइस ऑफ वाई माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ वाई करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा PY। और ओल्ड प्राइस ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं PY। तो ये इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको खोल दिया हमने, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यही। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो क्या होगा? नीचे जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगी, उसके लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डेल्टा QX अपॉन QX ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, उल्टा हो जाएगा, PY ऊपर आ जाएगा अपॉन में डेल्टा PY। अब यहाँ पर डेल्टा डेल्टा वाले को एक साथ कर लो, यानी QX इस साइड चले जाएगा और डेल्टा PY इस साइड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY इनटू में PY अपॉन में QX। ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसके अंदर QX क्या था? हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, और PY क्या था? प्राइस ऑफ गुड वाई। तो प्राइस ऑफ गुड वाई के अंदर चेंज आने की वजह से डिमांड ऑफ गुड एक्स के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। परसेंटेज में डाटा दिया होगा तो आप ये परसेंटेज वाला लगा लेना, और अगर हमें न्यू डिमांड ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस की तरह दे रखा होगा डाटा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब इन फॉर्मूलों को लगा के देखते हैं किस तरीके से और कहां पे लगा जाएगा। उससे पहले थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, आखिर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में आपस में रिलेशन किस तरीके से होता है और क्या होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन वेदर द रिलेटेड प्रोडक्ट इज अ सब्स्टिट्यूट और अ कॉम्प्लीमेंट।
तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रिलेटेड गुड्स है, यानी आपके जो दोनों गुड्स हैं जिसके डिमांड और प्राइस के बीच आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी दूसरी आने वाली है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी होगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी कुछ और आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी और कॉफी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, सो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज फाउंड। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये बात हम देख के आ चुके हैं। दोनों के प्राइस और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस ऑफ कॉफी दे रखा है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी दे रखी है। दोनों के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशन है। कैसे रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। पहले कॉफी का प्राइस था पी और टी की क्वांटिटी डिमांड थी क्यू। फिर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, कॉफी का प्राइस पी से P1 पे चला गया। तो जैसे ही कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी की क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। टी की डिमांड जो है क्यू से Q1 पे चली गई, क्योंकि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया और जो कॉफी पीने वाले लोग थे वो अब चाय की तरफ शिफ्ट हो गए, चाय पीने लग गए। चाय का प्राइस तो अभी भी सेम है, तो इस समय क्या हुआ, कॉफी जो है वो महंगी हो गई एज कंपेयर टू चाय। तो चाय सस्ती है तो कॉफी पीने वाले लोग भी चाय पीने लग गए। तो कॉफी का प्राइस इंक्रीज होते ही चाय की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो दोनों के बीच आपस में रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है, यानी एक के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है। दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी निकल के आती है वो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी निकल के आती है। यानी यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका जो डिमांड का बनता है वो भी पॉजिटिव बनता है, इसका मतलब अपवर्ड स्लोप बनता है। आप देख रहे हो यहाँ पे डिमांड का अपवर्ड स्लोप की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो भी पॉजिटिव आती है। इसको अभी हम न्यूमेरिकल से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? हमारी कार और पेट्रोल, ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक के बिना दूसरा कोई काम नहीं है। अगर हमें यूज करना है तो दोनों को इकट्ठे यूज करना होगा। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। देखते हैं एक बार प्राइस ऑफ पेट्रोल और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार। पेट्रोल का प्राइस पी है और क्वांटिटी डिमांड है कार की क्यू। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, पी से P1 पे चला गया, कार की डिमांड डिक्रीज हो गई, क्यू से Q1 पे आ गई। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड कम हो गई। अब प्रैक्टिकली होता भी ऐसा ही है, पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो लोग कार खरीदना कम कर देते हैं। तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। एक का प्राइस इंक्रीज होगा, दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में वो नेगेटिव आती है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी फाउंड करी जाती है, तो इसलिए डिमांड का इसका डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्रॉस इलास्टिसिटी निकाली कैसे जाती है। उससे पहले आप ये नोट देखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट रिलेटेड फॉर ईच अदर, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज इनफाइनाइट। अगर दो गुड्स आपस में परफेक्ट रिलेटेड हैं, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर दो गुड्स ऐसे हैं जिसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे कि हमारा कोक और पेप्सी होता है, कोक और पेप्सी दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर हमें कोक ना मिले तो हम पेप्सी पी लेते हैं, पेप्सी ना मिले तो कोक पी लेते हैं, दोनों ही हमारे लिए सेम बात है। तो इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव इंफिनिटी आती है। और अगर हमारे दो गुड्स हैं जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो उस केस में जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव इंफिनिटी आएगी। तो ये आपके लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इससे नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी कौन से गुड्स के केस में आती है, तो उस केस में आप बता सकते हो। अगर सेकंड नोट की बात करें, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, मतलब दो गुड्स ऐसे हैं जिनके बीच आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, पिज्जा का प्राइस इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से शूज की डिमांड डिक्रीज हो गई। अब ये कैसे मैं बकवास बातें कर रहा हूं, पिज्जा का और शूज का आपस में क्या रिलेशन? दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं। इसीलिए अगर जहां पर हमारे दो गुड्स अनरिलेटेड होते हैं वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो आती है। अगर बात करें हम दो गुड्स जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, हमने देख लिया ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, टी और कॉफी। तो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने जाएं तो वो पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। और अगर पॉजिटिव इलास्टिसिटी आएगी इसका मतलब क्या है, वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी जीरो से ज्यादा होगी तभी तो पॉजिटिव होगा। और अगर दो गुड्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनके बीच क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। तो वहां पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो आएगी, तभी तो नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। तो ये चार पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ X increase by 5% when the price of Y is increased by 20%, तो यहाँ पर क्या हुआ, Y का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से X की क्वांटिटी डिमांड 5% से इंक्रीज हो गई। अब ये क्या बात है, Y का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से X की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर तो पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, और पॉजिटिव रिलेशन कौन से गुड्स में आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अभी हम देख के आ चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ X अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। तो इसको सॉल्व करते हैं। X के डिमांड में कितना चेंज आया, 5% का, Y के प्राइस में कितना चेंज है, 20% का।
सॉल्व करेंगे इसको, आएगा 0.25। अब 0.25 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम देखेंगे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में पॉजिटिव चेंज आया कि नेगेटिव चेंज आया। अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में पॉजिटिव चेंज आया तो फिर ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। और अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में नेगेटिव चेंज आया है तो फिर वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वहां पर फिर वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज था, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हुई थी, पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 0.25 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, मोर देन 0। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, इज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए increase by 10% when the price of B decrease by 20%। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर B का प्राइस 20% से डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से A की क्वांटिटी डिमांड 10% से इंक्रीज हुई है। यहाँ पर तो अपोजिट रिलेशन नजर आ रहा है, एक का प्राइस डिक्रीज होने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये तो अपोजिट रिलेशन है ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, तो वही हमारा फॉर्मूला तो सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। तो डिमांड में कितना चेंज आया है, डिमांड 10% से इंक्रीज हुई है और प्राइस जो है वो 20% से फॉल हुआ है, तो वैल्यू आ गई 0.25। और हमारे ये गुड्स कौन से हैं, ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि दोनों के प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 0। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि दोनों गुड्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पर इसी तरीके से मिलती रहेंगी। ये सीरीज हमारी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।